बहुत दिनों से ना मेरे ऑफिस में कांच टूट रहा है। कोई काम करने जा रहे हैं और अचानक से कांच टूट, तो वो बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। लेकिन लगातार अगर कांच टूट रहा है, इसका मतलब कोई एनर्जी है वहाँ पर जो अपने होने का संकेत आपको दे रही है। जादू जो है वो सबसे ज्यादा शीशे में ही किया जाता है। किसी के घर में जब एंटिटीज छोड़नी है तब भी उस शीशे के अंदर ही उसको डाल के भेज दिया जाता है। आप उस शीशे के अंदर अगर अपना फेस देखेंगे तो स्कैरी भी है। हाँ बिल्कुल है। बिल्ली रास्ता काटती है, वो भी माना जाता है कि गलत होने वाला है, आपको रुक जाना चाहिए, तो वो भी एक संकेत होता है। बिल्कुल संकेत होता है। क्या संकेत होता है वो? 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप रुक जाइए, कोई ना कोई नेगेटिव चीज यहाँ से गुजर रही है। क्या जिन इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ तबाह कर सकता है? जो जिन लगभग अपना 100 साल पूरा कर ले, उनके सर पे हल्के से सींग आ जाते हैं, वो वाली जो स्टेज आती है वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लोग रो भी नहीं पाते पर चाहते हैं रो। बहुत बुरा है अगर आप रो नहीं पाते। कोई भी ऐसी चीज है जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया? बहुत इंसिडेंट है। कुछ घंटे के बच्चे को उसकी माँ से ही अलग कर दिया गया। राहु खराब होता है ना, सिर को ज्यादा से ज्यादा पैक करके रखो, क्योंकि राहु सबसे पहले आपका मंगल अगर कमजोर है आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। आप किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ग्रह कलेश आपके कुंडली में बैठे हुए 5 ग्रहों को खराब करती है। सूर्य। जय श्री कृष्ण वरुण। जय श्री कृष्ण मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। और सुनाओ। कुछ बहुत दिनों से ना मेरे ऑफिस में कांच टूट रहा है। आपके ऑफिस में बहुत दिनों से कांच टूट रहे हैं? हाँ, कभी कोई ग्लास टूट जाता है, कभी किसी स्टाफ से टूट जाता है, कभी मेरे से खुद टूट जाता है। तो इसका मतलब आपके जो ऑफिस की एनर्जी है जी। वहां पर कोई एनर्जीज नेगेटिवली वहां पर आने की कोशिश कर रही है। देखिए, सिंगल अगर कांच टूटता है जी। तो वो बहुत अच्छा होता है ना, कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और अचानक से कांच टूट गया, तो वो बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। लेकिन लगातार अगर कांच टूट रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं शनि और शुक्र दोनों ही मिलकर आपकी उस जगह के एनर्जीज को नेगेटिवली रन कर रहे हैं। तो कैसे पॉजिटिव किया जाए? धुरी लगाइए। ठीक है। ठीक है, गूगल की धुरी लगा दीजिए, लोबान की धुरी लगा दीजिए। पान के पत्ते से आप पूरे ऑफिस के अंदर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। ठीक है, एक लोटे के अंदर पानी, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर, दुर्वा होती है घास, उससे आप पूरे ऑफिस में छिड़काव कर लीजिए। नहीं तो आप बहुत ही सिंपल तरीका अपना लीजिए कि आप कपूर अपने ऑफिस में शाम के वक्त जलाना चालू कर दीजिए 11 दिनों के लिए। ओके। और आप लोगों को तो देखिए, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, जहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जीज हैंडल होती हैं, उस जगह को तो हमको वैसे भी क्लीन करके रखना चाहिए। तो ये चीजें तो आपको नॉर्मल डेज में भी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ओके। पर ये कांच टूटना से इसको कैसे इंटरलिंक किया? कांच अपने आप में, कांच के अंदर ना बहुत ताकत है ना। कांच केवल आपका चेहरा देखने का काम नहीं करवाता, या मिरर केवल आपको एक तरीके से किसी चीज के बीच में दीवार खड़ी करने का काम नहीं करता, या डेकोरेशन नहीं होता। मिरर के अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं। इनफैक्ट अगर हम थोड़ी पुरानी लोक कथाओं में जाएं, लोक कथा पता है ना? लोक कथा नहीं पता? पूछ लिया करो लोक कथा क्या होती है। लोक कथा का मतलब होता है कोई गांव है, हाँ, या कोई छोटा कस्बा है, वहां की उनकी चर्चित कथाएं जो होती हैं उसे लोक कथा कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं हैं जहां पर ये बताया गया है कि जादू जो है वो सबसे ज्यादा शीशे में ही किया जाता है। कैसा जादू? बुरा जादू, ब्लैक मैजिक टाइप्स। ठीक है। और आप उस शीशे के अंदर अगर अपना फेस देखेंगे तो वो चीज आप पर तुरंत हावी हो जाएगी। इवन एंटिटीज को भी, हाँ, किसी के घर में जब एंटिटीज छोड़नी है,
या किसी के घर के अंदर जब एंटिटीज घुसानी होती है तब भी उस शीशे के अंदर ही उसको डाल के भेज दिया जाता है। ओके। आपने जिन आज तक कभी भी प्लास्टिक की बोतल में बंद देखे? नहीं, कांच की बोतल में बंद किए मतलब मैंने तो जाते देखे ही नहीं है, बट जितने भी सुने हैं। सीरियल कार्टून्स में देखा है। हाँ, रिसर्च करिए गूगल बाबा पे, किताबें पढ़िए थोड़ी सी, तो आपको पता लगेगा कि जितने भी क्योंकि जिनको मारना संभव नहीं हो पाता, जिन इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, तो उस केस के अंदर उनको कैद करा जाता है और कैद करके उनको किसी सुनसान जगह पर गाड़ दिया जाता है, बहुत गहरा गड्ढा करके, या समुद्र की गहराइयों में उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहां पर किसी के हाथ ही ना आए। तो वो जो बोतल होती है जिसके अंदर उनको कैद किया जाता है वो हमेशा कांच की होती है। एक पता नहीं क्यों दिमाग में एकदम कुछ कार्टून वर्ड बोला तो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बचपन में वो देखता था अलादीन और उसका चिराग, तो वो जो घिसते थे और वो एकदम भूत बाहर आता था, वही जिन होता है। वो जिन होता था। क्या हुक्म है मेरे आका। हाँ, तो जिन ऐसे काम करता है? जिन काम करता है। कैसे काम करता है? जिन आपके मुताबिक काम करता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ पर्टिकुलर उसकी आपके साथ में कमिटमेंट्स होती हैं, जैसे कुछ जिन आपकी 5 ख्वाहिशें पूरी करेगा, हाँ। कुछ आपकी 9 ख्वाहिशें पूरी करेगा, और एक जिन होता है जो आपका हर काम करेगा लेकिन आपको उसको काम देते रहना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। वो बिना काम के नहीं रह सकता, मतलब आप उसको पूरे टाइम कोई ना कोई काम देते रहिए। तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है? छुटकारा इनसे अलग अलग स्टेजेस है ना जिनकी। जैसे जो आपने बताया कि 5 काम करेगा, तो 5 काम करने के बाद वो करके फिर उसका क्या, वो चला जाएगा? वो अपने नए मालिक को ढूंढेगा। कैसे ढूंढता है? वो उसका अपना तरीका होता है। ओके। तो उसके अपना स्थान है, वो वहां जाकर बैठ जाएगा। और कोई भी उस स्थान से जाता जुड़ता जो भी उसे टकरा हर किसी के साथ नहीं, वो चुनेगा। हाँ, वो चुनेगा। अगर बाय चांस किसी नॉर्मल इंसान को या मेरे को जिन ऐसी मिल गया जिनने हमें चुन लिया, फिर तो देखना पड़ेगा ना कि वो जिन कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपके वारे न्यारे कर देगा। कैसे वारे न्यारे मतलब? आपको कुछ भी दिला सकता है फिर वो, पैसा, नाम, शोहरत, कुछ भी जो आप सही गलत कुछ नहीं पूछता वो? नहीं। तो स्कैरी भी है। हाँ बिल्कुल है। तो ये किसने कहा कि जिन स्कैरी नहीं है? बातों से तो, कार्टून से तो अच्छा लगता है, क्यूट सा। कार्टून से तो रावण भी अच्छा लगता है, क्यूट सा। ये भी है। ओके, क्या जिन इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ तबाह कर सकता है? एक स्टेज होती है सालों के हिसाब से। तो जो जिन लगभग अपना 100 साल पूरा कर लेते हैं, तो उनके सर पे हल्के से सींग आ जाते हैं, और वो वाली जो स्टेज आती है वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या हम नॉर्मली जिनको देख सकते हैं? नहीं। वो चाहेगा तो हम देख सकते हैं? नहीं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसके सींग है या नहीं? वो देखने के लिए आपको फिर या तो उस गण का होना पड़ेगा, हाँ, कि आपको वो चीजें दिख रही हूँ, हाँ, ठीक है, या आपके पास में सिद्धियां होंगी तो आपको वो चीजें दिखेंगी। ओके। जैसे आपने मेरे को बताया कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर में कांच टूट रहा था ऑफिस में, तो ये जिन नहीं है वहां पे? नहीं, जिन की बात नहीं कर रहा। तो आपको ये कैसे पता लगा कि कांच से ये हुआ? वरुण, कोई भी चीज एक बार होती है जी, तो वो आपको संकेत देती है कि ये जो हुआ है ये ठीक करा जा सकता है। देखिए, हमारी लाइफ के अंदर ना जब भी चीजें होने वाली होती है, प्रकृति हमको संकेत देती है। आप लोग भी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने जीवन में इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत गहराई से सोचकर देखिएगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा या बुरा, आपको उन चीजों के संकेत जरूर मिले होंगे। संकेत जैसे कैसे? कुछ भी संकेत, जैसे कांच टूटने एक संकेत जैसे हुआ। कांच टूटना एक संकेत है। हाँ। आप घर से निकल रहे हो और आपको किसी ने एकदम से रैंडमली टोक दिया, जी, अरे कहाँ जा रहे हो वरुण? पता है ऑफिस से जाऊंगा इस समय, लेकिन किसी ने टोक दिया,
कहाँ जा रहे हो वरुण? तो ये समझ लो कि ये संकेत है कि मुझे थोड़ी से टाइम के लिए अभी थम जाना है। छींक आना संकेत है। ओके। ठीक है, बिल्ली का रास्ता काट जाना संकेत है। तो जैसे बिल्ली रास्ता काटती है वो भी माना जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, आपको रुक जाना चाहिए, तो वो भी एक संकेत होता है? बिल्कुल संकेत होता है। क्या संकेत होता है वो? वो संकेत यही होता है कि आप अभी 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप रुक जाइए, कोई ना कोई नेगेटिव चीज यहाँ से गुजर रही है। ओह, ओके। ये हो गया संकेत जो आपने बताया कि छींकना, टोक लगाना, बिल्ली का रास्ता काटना, कांच का टूटना, ये संकेत हुआ। उसको क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि अब जैसे बचपन में हम कैंची चलाते थे तो मम्मी कहती खाली कैंची मत चलाओ, लड़ाई हो जाती है, चप्पल उल्टी पड़ी है तो ये हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो ये भी संकेत है? ये भी संकेत है। तो इसको क्या टाला जा सकता है? सिम्टम्स। हाँ, हाँ, चाबी हिलाना, चाबी हिलाना, बैठे बैठे पैर हिला देना, हाँ, ये सब संकेत इसके बारे में बताओ, लाइक, और इसको ब्रीफली बताओ। बताइए क्या बताऊं इसके बारे में? संकेत के बारे में बताओ कि हम संकेत बहुत सारे संकेत होते हैं जी, है ना। जैसे कि आपने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि बार बार शीशा टूट रहा है तो मेरे यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो रहा है करके। बार बार शीशा टूट रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एक बार होता तो वो चीज बाय मिस्टेक भी हो सकती है। एक बार हुई तो वो चीज कहीं हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है, हो जाता है, होता रहता है, घर के अंदर या जहां पर भी काम है वहां पर होता रहता है। लेकिन कोई चीज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लगातार हो रही है, इसका मतलब कोई एनर्जी है वहां पर जो अपने होने का संकेत आपको दे रही है। किसी की जिंदगी में बहुत उथल पुथल आनी चालू हो गई, बहुत ज्यादा उथल पुथल, और अचानक से उसका मन, उसकी चीजें अंदर से उसको वैरागी बना रही है, सब चीजों से हटा दे रही है और उसको अचानक से स्पिरिचुअल पाथ की तरफ मोड़ दिया। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो दिखावे में स्पिरिचुअल पाथ पर चल देते हैं या रील्स बनाने स्पिरिचुअल पाथ पर चल देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अंदर से आपके अंदर एक वैरागीपन आया और आप कहाँ मुड़ गए? ईश्वर की तरफ। आपको सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो क्या? ईश्वर। आप बार बार धार्मिक किताबें पढ़ने में आपका मन लग रहा है, आपको अब नॉर्मल सॉन्ग्स अच्छे नहीं लग रहे, आपको भजन अच्छे लग रहे हैं, भजन सुनते सुनते आप रोना स्टार्ट हो गए, आपके मन के अंदर बार बार कोई चीज को लेकर ना संकेत आ रहा है, यार हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए, माता रानी बहुत दिखाई दे रही हैं, मुझे बार बार वो लाल रंग बहुत दिखाई दे रहा है, मुझे चुंदरी दिखाई दे रही है, मैं रात को सो रही हूं तो या सो रहा हूं तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों पे कहीं हूं। ये संकेत है कि मतलब आप एक स्पिरिचुअल किसी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। यानी कि प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि नाउ इट्स अ टाइम, आ जाओ मेरे साथ जुड़ने। वो रोकते भी हैं अगर आप वक्त से पहले घुस रहे हैं तो? बिल्कुल रोकते हैं। एक किस्सा है, छोटा सा शेयर करूं आपके साथ? करो। ये ऑकल्ट साइंस के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम लोग जैसे बिजनेस वाले और ये सारे स्टार्टअप वाले पॉडकास्ट करते थे, तो उस टाइम पे मैंने नया नया ना थोड़ा सा एक साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, भगवद गीता और ऐसी थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल जगहों के बारे में ना पढ़ना, सुनना, रिसर्च करना स्टार्ट करा था। और क्यों किया था? क्योंकि मैं बहुत वियर्ड से फेज से गुजर रहा था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जितना जितना मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को ये लग रहा था कि सिर्फ भगवान में ही चले जाओ, और जितना जितना मैं भगवान को या इन सारी चीज़ों में और घुस रहा था ना, मेरे को ये लग रहा था कि मैं सबके साथ चीटिंग कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस में कुछ पार्टनर्स थे, मेरा बिजनेस करने का मन नहीं हो रहा, और मैं उस फेज में था कि मैं कुछ बहुत अच्छा कमा भी नहीं रहा हूँ पर डिसेंट कमा रहा हूँ। तो मेरे को ये था कि यार अब मेरे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो मेरे को उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि उनको भी वापस गिव बैक करना है, उनको भी सारा अच्छे से केयर टेक करना है, सब करना है। पर मेरे को ये हो रहा था कि क्यों करना है, आप संत बन जाओ, ये बन जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। और ये सारे फेज में ना मैं ना इतना, मतलब मैं जितना जितना स्पिरिचुअल हो रहा हूँ मैं उतना उतना नेगेटिव हो रहा हूँ ज़िंदगी को लेके, खुद को लेके, क्योंकि मेरे को लग रहा है यार मैं असली ज़िंदगी में तो चीटिंग कर रहा हूँ सबके साथ, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा, बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ट्रस्ट दिया कि मैं काम करूँगा। करते करते मैं यही सेम हुआ कि मैं स्पिरिचुअल तो हो रहा हूँ
मेरे को गानों की जगह भजन अच्छे लगने लग रहे हैं, मैं भजन सुन रहा हूँ, मैं वर्कआउट करते हुए भजन सुन रहा हूँ। और एक दिन रात को 3:30 बजे 2:30 बजे मेरी नींद खुलती है, नींद ही नहीं आ रही। मैंने सोचा कि थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, बॉडी को थकाता हूँ, नींद आएगी। मैंने पुराने वाले स्टूडियो में था अपने, मैंने भजन लगाए, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, करते करते जैसे भजन सुनते सुनते आपने बताया रोना आना, मैं रोया और मैं रोता रहा। और मैंने लाइफ में, मैं बहुत बार पहले भी रोया हूँ, मैं अभी भी रोता हूँ, बट मैं उस दिन जैसा रोया ना, मैं आज तक वैसा नहीं रोया। मैं रोते रोते उस जोन में था जहाँ पे लाउड भजन चल रहे थे, मैंने उनको भी रोका। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं इतना ज़्यादा रो रहा हूँ कि मेरे को ना ये महसूस होने लगा कि यार मैं खुद नहीं रो रहा, मैं अपने कंट्रोल में नहीं रो रहा। आप रो रहे हो, आपको पता है कि आप रुकना चाहते हो, आप रुक सकते हो। उस दिन ऐसा रोया हूँ कि मेरे को लगा कि अब मैं कंट्रोल में नहीं रो रहा, मेरे को, मैं एक्चुअली डर गया। मैं अकेला रहता था, घर ऊपर था, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था और मैं वहाँ अकेला रह रहा था क्योंकि कोविड का ही टाइम था। तो मैंने जल्दी से कॉल किया मम्मा को कि मम्मा, और बस मैं कुछ बोलने आया मम्मा, और मेरी रोने वाली आवाज़, मम्मा भागते हुए नीचे आई है, 2-2 सीढ़ियाँ स्किप करते हुए। और उन्होंने गेट खटखटाया, मैंने गेट खोला और उन्होंने देखा कि ये तो भयंकर रो रहा है, और मैं अभी भी रो रहा हूँ। मैं कम से कम 2-3 घंटे रोया। मैं डर गया था कि यार मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे रुकूँ, मैं रो ही जा रहा हूँ, रो ही जा रहा हूँ। फिर मेरे को लास्ट में कॉल करना पड़ा। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं घर वालों तक या अपने लोगों तक पहुँचना ही नहीं देता जब तक ठीक ना हो जाए। मम्मा आई, उनको हक किया और उनको हक करते हुए भी रोता रहा, 15-20 मिनट तक रोता रहा टाइटली, और वो भी रोने लग गई। और फिर जाके मैं उनके उसमें आर्म्स में बिल्कुल शांत हुआ। उस दिन के बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी ना पूरी रोक दी, भजन सुनना रोक दिया। और आउट ऑफ नोवेयर, अब यहाँ तक आप बताना कि क्या हुआ। फिर 1-2 महीने बाद ना मेरे यूट्यूब पे एकदम से एक वीडियो आती है कर्म योग की, और वहाँ से मैंने जब कर्म योग का कॉन्सेप्ट समझा ना, तब जाके सब बैलेंस हुआ। पर मैं वो दिन आज तक नहीं समझा कि क्या हुआ था। और उसके बाद से फिर कर्म योग समझा, फिर मैं काम पे लगा, मैं वापस हुआ स्पिरिचुअलिटी, और ये ज़िंदगी में बैलेंस आया थोड़ा सा। फिर थोड़ी सी और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। मैं सोलो ट्रैवल पे वैष्णो देवी गया, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम अलग एक्सपीरियंस हुए, और फिर वहाँ से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ आया। बट वो दिन मेरे को आज तक समझ नहीं आया। क्या होता है वरुण, जब हम अंदर से, हमारे जीवन के अंदर जब उथल पुथल होनी स्टार्ट होती है, जब हमारे जीवन में सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट होता है, हम एक बहुत बुरे वक्त, बहुत बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं, उस समय ना कोई हमारे साथ होता है, कोई मतलब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं, जो हमारे को पूरी तरीके से वॉच कर रहे होते हैं और हमें देख रहे होते हैं। यही एक टाइम होता है जब एस्ट्रोलॉजर्स आपको बहुत सारी रेमेडीज देते हैं। रेमेडीज देकर वो आपको ये समझाते हैं कि भाई अब आपका शनि ठीक नहीं है तो आप शनि के उपाय करिए, आपका मंगल ठीक नहीं है आप मंगल के उपाय करिए, आपका गुरु ठीक नहीं है आप गुरु के उपाय करिए। रीजन बीइंग, वो आपको कहीं ना कहीं उसी जोन में, उसी जोनर में रखना चाहते हैं जहां पर ईश्वर है। ठीक है, अंडर प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं। ठीक, लेकिन जो लोग इसके विपरीत कर्म करने चल देते हैं, जैसे दारू पीने चल दिए और गलत रास्तों पे चल दिए और नेगेटिव चीजें करने लग गए, तो ईश्वर तो आपके साथ से हट गए, आपके पास नहीं है। ठीक, अब आप जो कर रहे हो उसमें आपका कर्म का तो योगदान है, लेकिन धर्म का योगदान नहीं है। आपके साथ जो हुआ उस जगह पर, उस समय पर कर्म बाकी था। अभी उनको आपको अपने साथ जोड़ना नहीं था, उन्हें आपसे और कर्म करवाने थे। लेकिन उस मंजिल पे ले जाने से पहले उनको आपको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी था। ओके। अंदर इतना सब भरा हुआ है, इतनी घुटन है, इतना सब भरा है अंदर, हजारों तरह के, लाखों तरह के सवाल हैं। अपने आप से एक जंग चल रही है, दिल और दिमाग के बीच असंतुलन है हर चीज में। पैसा चाहिए भी, पैसा बेकार भी है। घर चाहिए भी, लेकिन घर से ही सबसे ज्यादा इरिटेशन है। चाहिए कि कोई पूछे कि तुम कैसे हो, कुछ खाना है, कुछ पीना है, और कोई पूछे तो इरिटेशन हो रही है, भाई अकेला छोड़ दो, नहीं पूछो मुझे। तो आप भरे पड़े हो, आपके अंदर एक गुमार है, बुरा वाला खुमार। क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है।
उस एक पल के अंदर उन्होंने सिर्फ आपको डिटॉक्स करने की कोशिश करी है। ये एक मेथड होता है, आपको पता है हमारे इंडिया में तो बहुत कम जगहों पर इसको प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि इंसान इन चीज़ों को ज़्यादा स्वीकार नहीं करता। पर ये एक मेथड होता है, जब इंसान बहुत भर जाए ना, जब लगे ना कि अब एक्सट्रीम हो गया, अब इसकी सोच समझ, इसका विवेक, इसका कर्म कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहा, ये हर तरफ से स्टक हो गया, उस स्टेज पर उस व्यक्ति को इमोशनल करके रुलाया जाता है। हाँ, कि बहाओ अपने आप को, हीलिंग करते हैं। आंसू बहुत बड़ी हील करते हैं, आपको पता है? आपको मैं तो हो गया था। आंसुओं से आप बहुत हद तक जाकर हील होते हो। लोग कहते हैं ना आंसू कमजोर बना देते हैं, नहीं 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 नहीं, आंसू आपको ताकत भी देते हैं। पता है हर चीज में ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए। लाइक हम जिस काम में हैं, आप और मैं, अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी। अपन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए वरुण कि हमें कितना और किस क्वांटिटी में देना है। शक्कर अत्यधिक देने से डायबिटीज हो जाती है जी। कड़वा अत्यधिक इंसान को कड़वा बना देता है। नमक ज्यादा देने से भी शरीर के अंदर व्याधियां उत्पन्न होती हैं जी। उसी प्रकार से ज्यादा ज्ञान भी इंसान को बहकाता है, बर्बाद कर देता है। सही में। तो एक अच्छा ज्ञाता, एक अच्छा श्रोता, इन दोनों के बीच में एक सबसे अच्छी ट्यूनिंग जो होती है वो ये होती है कि देने वाले को ये पता होना चाहिए उसको किस क्वांटिटी में और कितना देना है, और लेने वाले को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस क्वांटिटी में और कितना लेना है। तभी एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एग्जैक्टली आपको रोक भी देता है। बिल्कुल कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, वक्त नहीं या है, तुम अभी इसके लिए काबिल नहीं हो। बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत लोग आके ये क्वेश्चन करते हैं, आप ठाकुर जी से बात करते हो, आपने ठाकुर जी को देखा है, आपका ठाकुर जी के साथ ऐसा संबंध है, हमारा बनेगा, हम कर सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये तय करने वाली मैं या आप नहीं है, ये तय करने वाले वो है। सुंदर लग रहे हैं। हाँ, नजर ना लगे। तो ये एक तरह की हीलिंग है जो आपको अंदर से जीरो, शून्य कर देती है। आपको जब लगे ना कि अंदर बहुत तकलीफ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या तकलीफ है, सब कुछ तो है मेरे पास, घर भी है, परिवार भी है, अपने भी हैं, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, तब उस स्टेज पे जाकर आप ना बेतहाशा हंसना चालू कर दीजिए। उस बेतहाशा हंसने के बाद जो आपके आंसू निकलेंगे ना, वो आपको हील कर जाएंगे। कई लोग होते हैं वरुण जो मुझसे ये कहते हैं कि मैम हम अपने दिल की बात ना लोगों को बोल नहीं पाते। तो मैं उनको एक हीलिंग प्रोसेस बताती हूँ, उसके अंदर मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप ना सामने एक बड़ा सारा अपना ही पोस्टर रखो, खुद का फोटो, पोस्टर, कुछ भी, और आपके मन में जितनी बातें हैं ना खुद से करो, खुद से बोलना चालू करो। आप यकीन मानिए, आप इस थेरेपी पे काम करेंगे ना, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा लोगों के बीच में बोलने के लिए। खुद से बात करो पहले, चाहे शीशे में या पोस्टर रखें। हाँ। क्यों डरते हैं हम इसीलिए डरते हैं ना कि सामने वाला हमें रिवर्स काउंटर कर देगा, कुछ नेगेटिव बोल देगा। अपने आप से तो वो डर नहीं है। और जब आप अपने आप से डरना बंद कर देते हैं, ये डर आप ही के अंदर का है, किसी ने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, ये तो आपके अंदर का ही डर है ना। आप जिस दिन अपने आप से डरना बंद कर देंगे, दुनिया को आप जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लोग रो भी नहीं पाते पर चाहते हैं रोना। बहुत बुरा है अगर आप रो नहीं पाते। मैं कहती हूँ आपको रोना चाहिए। एक सवाल मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पूछना चाहूंगा कि कब रोए थे आखिरी बार? मैं तो कल ही रोई थी। मैं खुद
बट नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं पर मैं रोना रोई आता नहीं। अपने किसी मतलब किसी परेशानी में नहीं। हाँ, परेशानी में नहीं रोना। मैं परेशानी में नहीं रोई थी, या मैं इसलिए नहीं रोई थी कि मुझे मतलब मुझे कोई दिक्कत है, पीड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई मतलब मेरे मन में ऐसा है कि मेरी कोई मेरे को 2 नई साड़ी चाहिए थी, सर ने नहीं दिलाई तो मैं रोने बैठ गई। ना 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 बाबा, उन सब चीजों के लिए, बचकानी हरकतों के लिए मैं नहीं गलत रोती। चीज के लिए नहीं रोने को कह रहा, फालतू चीज के लिए नहीं। मेरे आंसू कल निकले किस बात पर, मैं आपको बहुत छोटा सा वो बताती हूँ कि जब जयपुर वाला टैंकर वाला मैंने हादसा देखा, तो उसके अंदर मेरे को कुछ ऐसे सीन्स दिखाई दिए, तो उनको देखकर ना मेरे अंदर से अपने आप रोना आया मुझे कि यार मतलब कितनी छोटी सी चीज है, और एक जरा सी लापरवाही कितने मासूमों की जान ले गई। और हम रील्स में नहीं देख पा रहे, हम वीडियो में नहीं देख पा रहे। आप सोचो, जिनके आंखों के सामने वो मंजर होगा, कैसे जिया होगा उन्होंने। तो ना आप ये वाला जो रोना है या इस तरह की जो चीज है, ये दिखाती है कि आपके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है। आप इंसान हो अंदर से, आप पत्थर नहीं हुए हो। बहुत सारे लोग ना, थोड़ा सा पर्सनल होगा, पर किसी अपने को खोने के बाद, या बहुत सारे लड़के अपने फादर की डेथ के बाद रो नहीं पाते। बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को भी, बट बहुत सारे लोगों को कहूँगा, जब एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर पे ना, तो वो अपने इमोशन ना प्रोसेस नहीं कर पाते। किसी पे जो बड़ा है उस पे छोटे भाई बहनों का अगर बोझ आ गया, बोझ नहीं कहूँगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या कोई भी एक मेजर इंसिडेंट किसी की भी लाइफ में आता है, और उसके बाद से ना वो ना रो नहीं पाते, बस वो रो नहीं पाते। पर अगर वो उन चीज़ों को, आई गेस वो उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है और उन चीज़ों को दोहराते भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको वीक बना रहा है। पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो वीक नहीं बना रहा, वो आपको और स्ट्रांग बना देते हैं। पर आप स्केप कर देते हो, आप उससे भाग जाते हो। हाँ, आप किसी से बात नहीं करते। हाँ, आप खुद से भी नहीं बात करते। सही समय पर कब रोना है और कब अपने अंदर की उन कमजोरियों को उन आंसुओं में बहाना है, ये जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाओगे। आपको 10 लोग नहीं चाहिए जिनके सामने रोना है, आपको सिर्फ अपने सामने रोना है। हाँ, पर लोग सच वो में, भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कंधा चाहिए। हाँ, तो कंधे के लिए मत रो ना, अपने आप को ताकत देने के लिए रो। सबसे स्ट्रांग होता है। हाँ, मैं इस सिचुएशन में गया हूँ कि मैं घर पे दिखा नहीं सकता था, मैं आवाज़ नहीं निकाल सकता था, तो कोई सबसे सेफ जगह कौन सी होती है घर में? टॉयलेट। मैं रोते रोते टॉयलेट के फर्श तक गिरा हूँ, जहाँ पे मैं नंगे पाँव भी ना जाऊँ, पर हालत ऐसी हो गई थी कि ऐसे रोते रोते ज़मीन पे। बट जब मैं टॉयलेट से बाहर निकला, मैं 15-20 मिनट बहुत रोया, पर जब मैं बाहर निकला, ऐसे भी रोया कि दीवार में सर मार मार के रोया, पर जब मैं बाहर निकला ना, मैं बहुत नया इंसान था। हाँ, मैं वापस कभी, मैंने वो गलतियाँ नहीं करी फिर से। पर अगर मैं नहीं रोता तो मैं गलतियाँ करता हूँ। इट्स अ थेरेपी, और ये सही वक्त पर सही इंसान अगर इसको आजमाए ना, तो ये बहुत काम करती है, सच में बहुत काम करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कब इस चीज को अपनाना है और कब इस चीज को छोड़ना है। हाँ, लोग इसको अपनी हैबिट बना लेते हैं, रोते ही नहीं रहना। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आप उनसे बात करोगे ना और उनके गंगा जमुना बहने लगेंगे। अरे भाई, इतना भी मत रो कि मतलब जिंदगी ये कह दे कि भाई हम रो रहे हैं अब तेरे ऊपर। हाँ, एक बहुत वियर्ड सवाल है जो मैंने अपनी लाइफ में किसी एक इंसान से ही पूछा था और वो हंस दी थी मेरे पे, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रोते कैसे हो? मैं रोती कैसे हूँ? मैं बहुत खामोशी से रोती हूँ। कैसे? मतलब मेरे आंखों में से आंसू जा रहे होते हैं और मेरे अंदर से ना कुछ शून्य हो रहा होता है। आप रोकते हो? नहीं रोकती, मैं अपने इमोशंस कभी नहीं रोकती। मैंने अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं किया। मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मैं गुस्सा करती हूँ। आप भागे हो कभी उनसे? नहीं, मैं भागी नहीं कभी, क्योंकि किसी भी चीज से भागना मतलब आप उस चीज से डर रहे हो, और डरती मैं किसी चीज से नहीं अपने ठाकुर जी के अलावा। राइट। लेकिन मैं उनसे भागती भी नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ है आप
के साथ जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो, कुछ भी? बहुत इंसिडेंट है, बहुत इंसिडेंट है, बहुत सारे, एक नहीं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगा हो कि, लोगों की बात नहीं कर रहा, आपके आसपास के लोगों की बात नहीं कर रहा, आप ही की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ मैं वो कर नहीं पाई जो मैं कर सकती थी? 2 बार। चलो उसके बारे में पूछता नहीं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ये लगा हो कि मेरे लिए अब कोई नहीं है, ठाकुर जी की बात नहीं कर रहा, हमेशा लगता था। पर उसके बावजूद आप खड़े रहे? मैं हमेशा खड़ी रही, मेरे साथ था ही कौन? तो वो अंदर से कैसे मैं लाया? बहुत छोटी थी, मतलब एक ही दिन की मान लो आप, कुछ घंटों की मान लो आप, कुछ घंटे के बच्चे को उसकी माँ से ही अलग कर दिया गया, तो पूरा बचपन बिना माँ बाप के निकला। और जहाँ आप पल बढ़ के बड़े हुए हो, वहां पर आपको वो फील, वो प्यार मिल ही नहीं रहा। आपको गुस्सा नहीं आता इन चीज़ों पे क्यों? कि मेरे साथ क्यों? ठाकुर जी को यहाँ तक लाना था। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एक कहानी लिखी जा रही थी, राइट, और मेरी लाइफ अगर मैं किसी को भी सुनाती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये एक पूरी एक बुक है, हाँ, और एक बहुत मोटिवेशनल और बहुत इंस्पिरेशनल बुक है। 100%। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक कहानी रचनी थी, उनको एक योद्धा बनाना था, और उसके लिए उन्होंने उसको वो मैदान जंग देना था, तो उन्होंने दिया। साथ वो हमेशा रहे, उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। या इसको दूसरी तरीके से मैं ये कह दूं कि मैंने उनको कभी अपने से दूर होने नहीं दिया। किसी चीज़ का रिग्रेट होता है आपको? रिग्रेट नहीं होता किसी चीज़ का, जो भी मिला, जैसा भी मिला, आई एम वेरी हैप्पी। पहले होता था बचपन में, कभी नहीं, टीनेज में, कभी नहीं। कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? इतना सब सोचा ही नहीं वरुण, नहीं सोचा? नहीं। जिंदगी ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया ना, उसी से प्यार कर लिया। प्यार क्या होता है? प्यार जो आपको सुकून देता है वो होता है प्यार। खुद से प्यार करना कैसा होता है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कैसे किया सेल्फ जाता है? लव सबसे अच्छी चीज है। कैसे किया जाता है? खुद की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर। खुद को कैसे पहचाने? खुद को पहचानने के लिए पहले आपको अपने आप से मिलना पड़ेगा। कैसे मिले? अपने आप से मिलने के लिए ना आपको अपने अंदर की क्वालिटीज को जानना पड़ेगा, आपके अंदर की कमियों को जानना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ खुद तोलना सीख जाएंगे ना, आप अपने आप से मिल जाएंगे। खुद की कमियों से लोग भाग जाते हैं या छुपाने लगते हैं क्योंकि वो डरते हैं। अगर वो छोटे हैं तो वो जाने से डरते हैं, अगर वो काले हैं तो वो XYZ कोई भी प्रोडक्ट लोग लगाने लगते हैं, अगर उनके बाल नहीं हैं तो वो वो ये तो मैं बाहर की चीज़ बता रहा हूँ, अंदर की बहुत चीज़ें होती हैं कि मैं हकला जाता हूँ, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाला मेरे को हल्के में ले लेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी आपके अंदर की चीज़ें ऐसी हैं जो आप सही कर सकते हैं पर एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कैसे करें? यही तो अपने आप से मिलना है। ओके। यही तो खुद से मुलाकात है। मेरे जब वीडियोस बहुत वायरल होने स्टार्ट हुए और पॉडकास्ट, और लोग जब मुझे बहुत देखना स्टार्ट हुए, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसा बोला, जो मेरे नियर डियर थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुम्हारा फेस तो ठीक है, मेकअप वेकअप करती हो तो अच्छा लग जाता है, बट तुम्हारे हाथ बहुत काले दिखते हैं। ओके। तो तुम अपने हाथों के ऊपर भी फाउंडेशन या कुछ लगाकर और तब आया करो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक दिन ऐसे ही शीशे के सामने खड़ी हुई और मैं अपने आप से बातें करने लगी। वो मैं बहुत करती हूँ, मुझे अपने आप से बातें करना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे ही खड़ी हुई और मैं अपने आप से बातें करने लगी। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे मेरे हाथ ही सबसे सुंदर नज़र आ रहे थे उस वक्त। मेरे को लगा नहीं, मैं नहीं करूँगी। और आपको याद है, आपका और मेरा एक पॉडकास्ट है जो बहुत चला है, बहुत चला है, मतलब रील बहुत चली है, बहुत वायरल हुई है, अभी तक चल रही है, काली मुद्रा वाली। उसके अंदर मैंने आपको काली जी की मुद्रा बनाकर दिखाई थी। हाँ। है ना?
पता है जब भी मैं उस रील को देखती हूँ ना, जब भी वो मेरे सामने आती है, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं ना मेरे हाथ, मुझे लगता है मेरे हाथ इतने सुंदर हैं। तो दैट इज अ सेल्फ लव। कोई दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है ना, वो बाद में सोचो, पहले ये सोचो कि आप उस चीज को जस्टिफाइड कर रहे हो, आप भी उस चीज को मान रहे हो कि हाँ ये चीज गलत है, राइट। आपको भी लग रहा है कि ये चीज नहीं है सुंदर। आप सुंदर नहीं हो, आप काले हो तो आपका काला होना सच में दुनिया के लिए बुरा है, राइट। या आपके काले होने से किसी का कोई नुकसान हो रहा है? नहीं ना, तो फिर क्यों काला है गोरा है इसमें हम क्यों जा रहे हैं? हम जैसे हैं जो हैं, हमारे अंदर अच्छाइयां भी तो होंगी, बहुत सारी। तो हम अपनी अच्छाइयों को क्यों दिखाने की कोशिश नहीं करते? उन बुराइयों को मन में बैठाकर हीन क्यों हो जाते हैं, हीन भावना क्यों ले आते हैं? क्योंकि हम 4 लोगों की परवाह कर रहे होते हैं। करिए 4 लोगों की परवाह, लेकिन सबसे पहले अपनी करिए, क्योंकि वो 4 लोग भी अपनी कर रहे होते हैं। वो 4 लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे होते हैं, वो 4 लोग आपकी चीजों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वैसे वो मेरे ख्याल से वो 4 लोग कभी कोई होते ही नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ वरुण, आपने मुझसे जैसे पूछा आपकी लाइफ के अंदर टाइम, बहुत टफ टाइम, तो मेरी एक लाइफ का बहुत टफ टाइम निकला। आप बिलीव करेंगे उस समय ऐसी कंडीशन थी कि लोग मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं होते थे। क्या? हाँ, आज का टाइम बताओ ने, जहाँ पे आप पे फोन की रिंगिंग बंद ही नहीं होती। लोग मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं होते थे। रीजन बिंग, उनको क्या लगता था कि यार अब ये आधा घंटा 1 घंटा ये अब बात करेगी और रोएगी। ओह, ये उनका अपना सोच था मेरे बारे पर्सपेक्टिव था में। क्योंकि आपके हालात ऐसे थे। हाँ, ओके। या ये हमसे कोई मदद मांगेगी। ठीक, वक्त आज वहां खड़ा है जहां वो लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं फोन उठाती हूँ, मेरे सामने रोते हैं, मुझसे हेल्प मांगते हैं और मैं करती हूँ और उनका रोना भी सुनती हूँ। क्या ये आपका घमंड है? पूछ रहा हूँ। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी आत्मा की बहुत अच्छी अच्छाई है जिसके ऊपर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये सवाल मैंने इसलिए ही पूछा था क्योंकि मेरे को यही जानना था कि बहुत सारे लोग इस पे ऑफेंड भी होते, पर आपने उसको पॉजिटिव ले लिया, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अपने अंदर की अच्छाई देखो। वरना मैं डर गया था पूछ के कैमरा ना मारो। बट हाँ जी, मुझे गर्व है, घमंड नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का घमंड है? हाँ, क्या चीज़ का? मुझे बहुत सारी चीजों का घमंड है। एक बार बताइए। मुझे मेरी स्त्री होने पे सबसे पहला घमंड है। जी, क्या कैसा होता है स्त्री होना? मैं हूँ नहीं तो मेरे को पता नहीं है। बहुत अच्छा होता है जी। आप अंदर से आप बहुत लविंग होते हो जी। आपके अंदर ना स्वतः ही एक प्रोटेक्शन आ जाती है। मतलब ठीक है कि आप ऐसा है कि हम राखियां बांध के अपने भाइयों से कहते हैं तुम हमारी रक्षा करना, हाँ। लेकिन इन हाउस अगर बात करें जी, तो उसी भाई को डांट से मार से हम ही बचा रहे होते हैं। हाँ। फंसाते भी हैं पर बचाते भी हैं। और उसकी सारी गलतियों पे पर्दे भी हम ही डाल रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, द वे वी केयर ना वो आदमी नहीं कर सकते। आई लाइक टू काउंटर, बट ठीक है। नहीं करो काउंटर, मैं काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो करता हूँ केयर, मतलब मेरे अंदर थोड़े से आई गेस कि फेमिनिन, बट हाँ आई पुट इट लाइक कि मेरे अंदर थोड़े फेमिनिन ट्रेड है, पर फिर वो मेरी काउंटर ही है कि मैंने खुद ही बोल दिया कि वो फेमिनिन ट्रेड है जो कि एक फेमिनिन से ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, मान गया। मुझे सबसे अच्छी चीज जो अपने अंदर एज अ स्त्री लगती है वो लगता है मैं सच सकती हूँ, मैं संवर सकती हूँ। या आई एम जेलस ऑफ दैट। मेरे को लगता है कि मेरे को भी करना है, बट शुक्र और चंद्रमा दोनों का सबसे 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 बड़ा आशीर्वाद कोई है तो वो स्त्री है। ओके। है ना, मतलब हम घर के बर्तन भी मांज रहे होंगे ना, उसके बावजूद भी रात को जाकर हम अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएंगे अपने हाथों पे, फिर सुबह उठ के नेल पेंट लगाएंगे अपने नाखूनों पे। तो आप सोचो हम अपने एक नाखून तक को संवारने में इतना वक्त दे सकते हैं,
इतनी सोच रख सकते हैं, इतना कॉन्शियस हो सकते हैं, तो सोचो कि हम क्या क्या नहीं संवार सकते। तभी एक स्त्री अगर एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी, और अगर वो एक नाखून इतना संवार सकती है, तो अगर एक अच्छी स्त्री जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो आपको भी संवार आपको देती है। कैसे कैसे संवार देगी। राइट। ठीक, ये सर ने डायलॉग मारा था मुझे जब वो पहली बार मुझे मिले थे। हाँ। तो उन्होंने ये बोला था कि जो एक पत्थर की मूर्त को ऐसे सजाती है, उसको अगर कोई इंसान मिल गया तो वो उसको कैसे सजाएगी। वाह। हाँ, तो आपने मेरी मेमोरीज मुझे याद दिला। देखो फिर आंसू आ गए। अच्छी चीजों को सोचकर भी आंसू आते हैं जी। तो सबसे पहला मेरा घमंड, मेरा स्त्री होना, आई लव इट। ओके। क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं आदमी होती ना, तो शायद मेरे अंदर वो सारी चीजें होती जो अभी आप क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं रिग्रेट भी करती, मैं दुखी भी रहती, मैं हर चीज़ पे ये बोलती कि मेरे बाप दादाओं ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, मेरे को सौगात में ये नहीं मिला, मेरे फादर ने मेरे साथ पार्शियलिटी कर दी, बड़े भाई को ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, मुझे पता ही था कि पिता के घर में आपका अधिकार होता नहीं है। हाँ। पति के घर में सब कुछ नाम उनका आपके साथ चलता है, लेकिन आप कहीं होते नहीं हो। तो आप वही हो जो आप हो। ये वाली जो फील है ना, ये सिर्फ औरत ही फील कर सकती है अपने अंदर, कि जो हो वो आप हो। क्योंकि आप वैसे सब में बटे हो, वैसे आप किसी के नहीं हो। राइट। वैसे आप पर सबका अधिकार है, वैसे आप किसी के नहीं हो। तो ये वाली जो चीज है ना, वो सिर्फ एक मुझे लगता है एक फीमेल के अंदर ही आती है कि आप ही अपने हो। ये वाली जो फील है ना, ये मेरे अंदर कूट कूट के थी। शायद इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं होता किसी चीज का कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया या इसने मेरे लिए ये नहीं किया। नहीं किया, मैं खुद ही कर लेती हूँ। राइट। और आप मेरे लिए क्या करते? मैं खुद सक्षम हूँ 10 को पालने के लिए, आप मुझे क्या पालते? वो वाली जो फील है वो मेरे अंदर आती है, वो एज अ फीमेल ही आती है। राइट। ठीक है। दूसरा सबसे एक बार मैं बीच में टोकना चाहूंगा। बहुत सारे लड़के भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, और बहुत सारा आपने जो इतना बड़ा मोनोलॉग दिया कि दाद बाबा की प्रॉपर्टी और ये सारा वैसा, उन लड़कों को क्या, जिन लड़कों को एग्जैक्टली ये सारी फीलिंग नहीं आती, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। पर मैं लेटली डिस्कवर किया, देखो तुमने ना अपने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया वरुण, इसलिए ना हम इसको वापस। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। एक ना टर्म होती है मेट्रोसेक्सुअल, आपको पता है? मेट्रोसेक्सुअल के बारे में पता है आपको? मेट्रोसेक्सुअल ना वो होते हैं, सेक्सुअलिटी की एक टर्म होती है जहाँ पे वो ये होते हैं कि उनको ना वो मैस्कुलिन होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, कि मतलब उनको लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, लेडीज़ में ही है, पर उनको सजना संवरना भी पसंद है, उनको श्रृंगार करना भी पसंद है, उनको केयर करना भी पसंद है, उनको नहीं है इंटरेस्ट अपने हेरिटेज में और ये सब में। तो वही हो गया। तो जब मैंने मेट्रोसेक्सुअल टर्म को पढ़ा था ना, तो मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ कि इंडिया में इतना नहीं इसको सेलिब्रेट किया जाता, बट बाहर के देशों में जहाँ पे होता है वहाँ पे इसको एक अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। लड़के हैं जो मैस्कुलिन है, जो पूरे मैस्कुलिन है, आधा अधूरा कुछ नहीं, पर एक प्लस के साथ उनमें फेमिनिन ट्रेड्स भी हैं, तो वो मेट्रोसेक्सुअल होते हैं। और जब मैंने पूरी डेफिनेशन पढ़ी ना, तो मेरे को पता लगा या तो मैं एग्जैक्टली मैं हूँ, कि मेरे को सजना भी पसंद है, मेरे को केयर करना भी पसंद है, मेरे को लेडीज़ वाले एटमॉस्फेयर में ना घुटन नहीं होती, कि मैं हंस भी सकता हूँ पर मैं साथ में मैं वो मैस्कुलिन भी हूँ, मैं वो जिम भी करता हूँ, मैं वो मर्द लोगों के साथ बैठ के पार्टी भी करता हूँ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो वॉरियरशिप भी है लड़कों वाली, तो वो मेट्रोसेक्सुअल होता है। तो बड़ा मेरे को लगता है आपके सर भी उसी कैटेगरी में मेट्रोसेक्सुअल। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, पर वो ना बहुत सारे मेट्रोसेक्सुअल ना डर जाते हैं अपनी फेमिनिन साइड आगे रखने में, क्योंकि यहाँ का कल्चर में अब हो रहा है, पर इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्योंकि बोलता है भाई क्या जनानी वाली हरकतें कर रहा है, क्या औरतों में बैठता है, क्यों तेरे को इतने क्यों इमोशन फील हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर आपको भी मेट्रोसेक्सुअल पहली बार पता लग रहा है तो आप बताइएगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था मैं बहुत खुश हुआ था कि इसको भी एक टर्म दी गई है। गुरु और शुक्र साथ बैठे ना आपके। अच्छा। हाँ। ये एस्ट्रोलॉजी से को चुप करा देती है। ओके, तो मेट्रोसेक्सुअल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। हाँ। इसमें क्या प्लैनेट्स काम कर रहे हैं ये बताइए। गुरु शुक्र। तो जिन लोगों के गुरु शुक्र साथ हैं, हाँ, वो सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए। हाँ,
बिल्कुल। वाह, कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति ऐसे ही चरित्र का होगा। कैसे चरित्र आप बताइए, आपकी अब बात सुनेंगे लोग। मतलब अंदर से उनके अंदर दया भाव ममता होगी, एक तरीके से आप कह सकते हो फीमेल एनर्जी ज्यादा होगी, बट ऊपर से और बाकी सारी चीजों से हार्मोनल, उस सारी चीजों से उनके अंदर मेल एनर्जी भी होगी। ओके। तो मेरा तो सबसे बड़ा अगर आप कहो कि मुझे किसी चीज पर बहुत ज्यादा घमंड है तो अपने फीमेल होने पर है। राइट। ये पहला। तो खैर है ही मेरा घमंड, इनको तो मैं सबसे इनको तो हम सर्वोपरि प्लस रख के ही बातें करते हैं कि इनको तो मैं सब्ट्रैक्ट करता ही नहीं कहीं। दूसरा मेरा सबसे बड़ा घमंड सर जी। ओके। मतलब मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे लकी इंसान, औरत खास करके, कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। तीसरा मेरा सबसे बड़ा घमंड कि मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिला और मुझे सनातन धर्म मिला समझने के लिए, पढ़ने के लिए। मतलब अंत ही नहीं है कहीं, इतना है हमारे पास। हम शुरू तो हो रहे हैं लेकिन हम अंत में नहीं है कहीं भी। जन्मों लग जाएंगे, पता नहीं कितने कितने जन्म लग जाएंगे हमें उस चीज को समझने के लिए, उन कड़ियों को सुलझाने के लिए। तो ये मेरा बहुत बड़ा घमंड है, मतलब घमंड ही है ये, तो मैं घमंड ही कहूंगी। वाह। लोग एडवाइस करते हैं कि आपको घमंड ही नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा कि घमंड हो तो ऐसा। देखो, जो घमंड आपके अंदर ज्ञान का अंधकार ना लाए, जो घमंड आपके अंदर अभिमान ना लाए, जो घमंड आपके अंदर बुरी शक्तियों को जागृत ना करे, तो वो घमंड तो बनता है करना। लेकिन उस घमंड को ना अपने सर पे मत बैठाओ। आपका जब राहु खराब होता है ना, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर ज्यादा से ज्यादा ढक के रखो, सिर को ज्यादा से ज्यादा पैक करके रखो। क्यों? क्योंकि राहु सबसे पहले अगर कहीं पर अटैक करता है ना, तो वो आपके मस्तिष्क पे करता है, आपके सिर पे करता है, सर फेरता है। ठीक है। ठीक है। आप उसको अगर अपने सर से दूर रखोगे तो आप हमेशा प्रोटेक्शन जोन में रहोगे। ठीक है। इसी प्रकार से घमंड को भी आप उसी कैटेगरी में रखो, उसको सर पे मत बैठाओ, उसको ताज मत बनाओ। ओके। उसको साइड में ही रखो कि हाँ ठीक है, वी फील गुड कि हाँ ये चीज है जिस पर हम गुरूर कर सकते हैं, लेकिन सर पे नहीं चढ़ना इस चीज को लेकर। आपने कभी मेरे किसी पॉडकास्ट में या कहीं भी आपने मुझे ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी ऐसा बोला हो कि मैं औरत हूं तो भाई मैं क्यों नहीं रात को 12 बजे सड़क पे जा सकती, मैं क्यों नहीं 50 आदमियों के बीच में बैठ सकती। एक वियर्ड फेमिनिज्म नहीं। औरत होना वो मेरा गुरूर है, क्योंकि मुझे उसकी पॉजिटिविटीज पता है, सेल्फ अवेयर। मुझे मालूम है कि मैं बीइंग अ फीमेल क्या क्या कर सकती हूँ जो मेल कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक गणना बताती हूँ, हमारी कुंडली के अंदर एक ग्रह होता है मंगल, जिसके बारे में अभी बहुत बातें करी हैं आपने, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मंगल का ही है जी। तो आपने बहुत बातें करी हैं मंगल के बारे में। राइट। मंगल का एक कोरिलेशन होता है आपके दिमाग के एक छोटे से पार्ट के साथ। ठीक है। वो पार्ट 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक। आदमियों में जो पार्ट सक्रिय होता है वो अगर आपको कमी दे रहा है, मतलब आपका मंगल अगर कमजोर है, तो वो आपको क्या क्या देगा? फेयर देगा, है ना, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। ओके। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं स्कैरी बना देगा। ओके। आपको कहीं ना तर्क वितर्क करने पर मजबूर कर देगा। आप किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मंगल जिसकी भी कुंडली के अंदर, खास करके मेल, अगर नेगेटिव रन करेगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ना चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के रखेगा, डाउट कंडीशन जिसे कहते हैं। राइट। ठीक। लेकिन उसके विपरीत अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर अच्छा होगा तो वो आपके सेकंड पार्ट को एक्टिवेट कर देगा
और जैसे ही उसने आपके सेकंड पार्ट को एक्टिवेट कर दिया तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। आप डरोगे ही नहीं किसी चीज को करने से। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे मुझे नहीं डर लगता भाई, ले चल किसी भी कब्रिस्तान में, देख लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा, हाँ। मुझे डर नहीं लगता। तो ये जो एक चीज है ना कि कोई चीज आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको फेस कर सकते हैं, ये मंगल ही आपको ताकत देता है। ओके, ये ताकत आपको मंगल ही देगा। अब इसी चीज को अगर मैं फीमेल की उस पे करूं, चार्ट में लाऊं, और इसी पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, सिर के इसी पार्ट को मैं अगर चेंज कर दूं, तो वहां पर ये काम उल्टा करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? फेयर तो हटा देगा, ठीक है, आप डर नहीं रहे किसी चीज के लिए, लेकिन आप और ज्यादा उपद्रवी हो जाओगे। ओके, फिर आपके अंदर से हर चीज का डर चला जाएगा। ठीक है, बदनामी होगी, होने दो बदनामी, सब फेस कर सकते हो आप, होने दो बदनामी। औरत में वो डर थोड़ा सा होना चाहिए। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं औरतों को दबा रही हूं, नहीं, पर मैं यहां पर ये समझा रही हूं कि निभाने की कैपेसिटी आप में ज्यादा है। करेक्ट। वो क्वालिटी आपकी है, वो आदमियों की क्वालिटी नहीं है। निभाना रिश्तों को, चलाना रिश्तों को, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में उनको जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा देना, ये एक फीमेल एनर्जी है, ये मेल एनर्जी नहीं है। ये 100%। फीमेल क्वालिटी है, ये मेल क्वालिटी नहीं है। अभी जरा सा कुछ हो जाएगा ना, आदमी डर के दुबक के अंदर बैठ जाएगा, औरत फिर भी उसको समझा सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, अच्छा उससे बात करते हैं, भाई साहब से बात करते हैं, अच्छा जिया जी को फोन लगाती हूँ, फूफा जी को बोलती हूँ। वो 10 जगह दिमाग घुमाएगी उस नेगेटिव परिस्थिति पे। राइट। आदमी डीप डिप्रेशन में और ब्लैंक, उसका दिमाग सोचना बंद हो जाएगा कि क्या करें, चिल्लाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा। औरत चिल्लाएगी नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होगी। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, आप बताना, मेरे को थॉट आया, ये सही है या गलत है। एक परिस्थिति, जो मानसिक परिस्थिति है, वो जब एक फैमिली पे या एक घर पे आती है तो वो आदमी ब्लैंक हो जाता है और औरत एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे ही कोई बल वाली परिस्थिति है कि आप कहीं जा रहे हैं और एकदम कोई जानवर का अटैक हो गया या 5-6 गलत लोग आ गए, तो उसमें आदमी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और औरत थोड़ा पीछे हो जाती है। क्या ये सही? राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके। तो यही इसी चीज को मैं आपको समझाते हुए कह रही हूँ कि जब आपकी, क्यों औरतों को मंगल की एनर्जी को बढ़ाने से मना करते हैं, क्योंकि जब मंगल आप औरत की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो वो उसको एकदम बेपरवाह कर देगा। फिर उसके अंदर परवाह नहीं रह जाएगी, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा घर टूट रहा है टूटने दो, बच्चे रुल रहे हैं रुलने दो, माँ बाप रो रहे हैं रोने दो, मुझे नहीं पता, मैं सही हूं मतलब मैं सही हूं, मुझे सही मानो, मेरी ईगो को सेटिस्फाइड करो। वो वाली जब कंडीशन आ जाती है ना, तो ये चीज नेगेटिव काम करती है। इसीलिए लेडीज को कम से कम उन चीजों को करने के लिए बोला जाता है, उन पूजा पाठ को करने के लिए कम से कम बोला जाता है, जिससे उनका ये वाला जो एनर्जी सिस्टम है ये ब्लास्ट हो। तभी हनुमान जी की, भैरव जी की, माँ काली की पूजा, रात्रि पूजा, जाप, ऐसे वाले उनको इसीलिए मना करे जाते हैं ताकि उनकी ये वाली जो एनर्जी है ये तीव्र ना हो जाए, क्योंकि ये तीव्र हो गई तो ये डिस्ट्रॉय ही करेगी। मेल्स में डिस्ट्रॉय नहीं करती। यहाँ पर कुंडली थोड़ा सा अलग तरीके से देखनी पड़ती है, मेल और फीमेल वर्जन से। कितना लॉजिक, आई डोंट नो लोगों को ये समझ आ रहा है, बट अगर आप इसको डेप्थ में समझते हैं तो ये बहुत लॉजिक बना रहा है, बहुत ज़्यादा। पर जो लोग गलत समझते हैं वो जो मैंने बोला वेयर्ड फेमिनिज्म को लेके आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं हनुमान जी पे बूंदी बर्फी चढ़ाएं मंगलवार को, हम क्यों नहीं ये करें अगर आदमी कर रहे हैं तो। डैम। और फिर उनके अंदर की वो औरत जागृत हो जाती है, हम क्यों नहीं कर सकते।